नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चौधरी सक्सेस प्लस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी ने फासिज्म और नाजिज्म इन दो शब्दों का नाम सुना होगा। फासिज्म जिसे हम हिंदी में फांसीवाद कहते हैं, नाजिज्म जिसे हिंदी में हम नाजीवाद कहते हैं। ये दोनों राजनीतिक विचारधाराएं हैं और मैं अच्छे से बताऊं तो ये एक्सट्रीम पॉलिटिकल फिलोसॉफीज हैं जिनका उदय प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के मध्यांतर में यूरोप में हुआ। जहां पे फांसीवाद का उदय इटली में होता है और इसका जनक इटली का डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनी माना जाता है, और दूसरी तरफ नाजिज्म जो कि नाजीवाद है, इसका जनक जर्मनी का चांसलर और डिक्टेटर रहा अडोल्फ हिटलर माना जाता है। दोनों विचारधाराएं बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है। इनका जो असर है वो दूसरे विश्व युद्ध के ऊपर तो पड़ा ही, दूसरा विश्व युद्ध जो है कहीं ना कहीं इन दोनों विचारधाराओं के पनपने की वजह से भी शुरू हुआ, लेकिन इन विचारधाराओं का असर इसके आसपास के देशों के ऊपर पड़ने से ज्यादा इन दोनों देशों के ऊपर पड़ा और बहुत बड़ी कीमत इन देशों को इसकी चुकानी पड़ी। लेकिन दोस्तों, ये दोनों जो नेता हैं, इनको जनता ने कहीं ना कहीं चुन के अपना प्रतिनिधि बनाया था और ये बाद में डिक्टेटर बन गए। ऐसा क्या माहौल था इन दोनों देशों में, इटली और जर्मनी में, जिसकी वजह से इन दोनों देशों में इस तरीके की एक्सट्रीम विचारधाराओं का जन्म हुआ, उदय हुआ और इस तरीके के खतरनाक नेताओं को इन्होंने अपना नेता चुन लिया। इसकी हम बात करेंगे और हम बात करेंगे कि इन दोनों कट्टर विचारधाराओं में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है। देखने को तो ये दोनों विचारधाराएं बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हैं और एकदम सिमिलर नजर आती हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू नजर आते हैं, लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि एक सिक्के के दोनों पहलुओं में भी कुछ ना कुछ अंतर होता है, चाहे माइन्यूट ही क्यों ना हो, लेकिन अंतर तो होता है। तो वो जो अंतर है वो हम बात इसमें देखेंगे कि क्या अंतर है दोनों विचारधाराओं में और क्या समानताएं हैं, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इन दोनों विचारधाराओं के उदय की और उससे पहले की स्थिति क्या थी, कि क्यों ऐसा जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना कि इस तरीके के नेता जो हैं सत्ता में आए। यहाँ पे आपको दिख रहा है हिटलर और यहाँ पे दिख रहा है मुसोलिनी। ये दोनों एक साथ हैं, मुस्कुरा रहे हैं, एक दूसरे के मित्र हैं और दोनों ने दूसरे विश्व युद्ध में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के विश्व युद्ध लड़ा है। दूसरे विश्व युद्ध में आपको पता होगा जर्मनी, जापान और इटली एक पक्ष में थे जिनको एक्सिस पावर कहा जाता था, और दूसरे खेमे में बहुत सारे देश थे जिनको अलाइड पावर कहा जाता था, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ये देश जो है वो प्रोमिनेंट थे। तो इनकी हम बात करेंगे। और दोस्तों, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं इन सभी चीजों को, आप मुसोलिनी को जानना चाहते हैं तो उसकी बायोग्राफी मैंने कवर कर रखी है, हिटलर की बायोग्राफी कवर कर रखी है, इटली का जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में रोल है उसकी भी मैंने बात करी थी, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियोस बना रखे हैं, जिससे आपको इन वीडियोस से जाके एक कंप्लीट ओवरव्यू मिलेगा कि कौन सी घटना किस तरह से हुई। और जो महत्वपूर्ण वीडियो है इस वीडियो से आपको रिलेटेड है वो है ट्रीटी ऑफ वर्साइल का, वो संधि जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद साइन करी गई थी, प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए साइन करी गई थी। लेकिन इस ट्रीटी ने प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त तो कर दिया, लेकिन ये ट्रीटी आगे चल के इन दोनों देशों में इन एक्सट्रीम विचारधाराओं के पनपने का कारण बनी और द्वितीय विश्व युद्ध का आधार इसी ट्रीटी ने रख दिया था साल 1919 में। जहां द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 में शुरू हुआ, लेकिन ये जो संधि है, वर्साई की जो संधि हुई, जो कि पेरिस के पास वर्साई का महल है वहां पे हुई थी। वर्साई का महल फ्रांस के राजाओं का पुराना महल हुआ करता था, वहां पे ट्रीटी हुई थी ये। उस ट्रीटी ने जर्मनी और इटली को इतना ज्यादा ह्यूमिलिएट कर दिया कि जिसकी वजह से इन दोनों देशों में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम विचारधाराओं का जन्म होता है और उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध भी इन दोनों विचारधाराओं के पनपने से कहीं ना कहीं शुरू होता है। तो ये जो नाजिज्म और फासिज्म है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, ये इंटर वॉर पीरियड में पनपने वाली दो विचारधाराएं थी। इंटर वॉर पीरियड मतलब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच का जो पीरियड था उसमें पनपा ये दोनों विचारधाराओं का जन्म होता है। अब पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो हुआ, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में कई सारी ट्रीटी हुई थी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण थी ये वर्साई की संधि, इसकी हम बात करेंगे। ये जो ट्रीटी थी इसने प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी, और उसकी वजह से प्रथम इस ट्रीटी के अंदर कुछ ऐसा था, देखिए आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूं कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या कुछ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में ये जो ब्लैक कलर में जितने भी देश नजर आ रहे हैं ये तो एक तरफ थे जिनको कहा जाता था एंटांट अलाइज या अलाइड पावर्स, और ये जो आपको ऑरेंज कलर में देश दिख रहे हैं ये थे सेंट्रल पावर्स, जिसमें आपको जर्मनी दिखेगा, ऑस्ट्रिया हंगरी दिखेगा, ओटोमन अंपायर दिखेगा। उसके अलावा जर्मनी के कई छोटे छोटे यहाँ पे कॉलोनीज थी वो आपको दिखेंगी ऑरेंज कलर में, लेकिन बाकी पूरी दुनिया ब्लैक कलर में नजर आ रही है। इसमें जापान भी है और इसमें इटली भी है। इटली प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ लड़ा था, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ लड़ा था। वैसे ही जापान जो है वो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ लड़ा था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में वो जर्मनी के पक्ष में लड़ा था। ये बात मैं आपको बता चुका हूं पहले के वीडियोज में भी।
तो प्रथम विश्व युद्ध से पहले स्थिति ऐसी थी कि एक ट्रीटी हुआ करती थी ट्रिपल एंटांट, जिसमें रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल थे। इन देशों ने आपस में समझौता कर रखा था कि हम में से किसी एक के ऊपर भी कोई आक्रमण करता है तो हम तीनों मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। और दूसरी तरफ एक ट्रीटी थी जिसको कहते थे ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस जो थी, इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली थे। इन देशों ने भी यही सहमति कर रखी थी कि हम तीनों में से अगर किसी एक के ऊपर भी आक्रमण कोई दूसरा देश करता है तो हम तीनों साथ में मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो जर्मनी को इटली ने धोखा दे दिया और इटली जो है वो चला गया ब्रिटेन के खेमे में। ब्रिटेन के साथ एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ लंदन, और इटली ने कहा कि अब हम क्या करेंगे, जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। कारण क्या था? जर्मनी के खिलाफ नहीं, ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ जा रहा था यहाँ पे इटली, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस ने बरगला के इटली को मैनिपुलेट करके ये कह दिया था कि देखिए, ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ आपके पहले से रिलेशन अच्छे नहीं है, ऑस्ट्रिया हंगरी के पास कुछ ऐसी जमीन है जहां पे इटालियन लोग रहते हैं, वो जमीन हम जीत के प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इटली को दे देंगे। मतलब टेरिटोरियल गेन का इनको एक तरह से वो दिया, लालच दिया। तो इटली इस लालच में आ गया और उसने सोचा प्रथम विश्व युद्ध के बाद हमें ऑस्ट्रिया हंगरी की कुछ जमीन जो है वो मिल जाएगी, टेरिटरी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस ट्रीटी के बाद ने ये जो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ, विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद आप सभी जानते हैं कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन एम्पायर हार गए, दूसरे देश जीत गए। ब्रिटेन जीत गया, फ्रांस जीत गया, अमेरिका जीत गया, रशिया जीत गया, सब देश जीते, इटली भी जीता, जापान भी जीता। लेकिन जो ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई। वर्साइल की संधि में क्या किया? सबसे पहले तो वॉर गिल्ट दिया गया। वॉर गिल्ट क्या होता है कि इस पूरी युद्ध के पीछे का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो सिर्फ ठहराया गया जर्मनी को। हालांकि जर्मनी अकेला तो जिम्मेदार नहीं था, सारा ब्लेम जो है वो जर्मनी पे डाला गया और जर्मनी के पास कोई चॉइस नहीं थी कि वो इस ब्लेम को स्वीकार ना करे, क्योंकि जर्मनी हार चुका था और जो हार चुका है वो क्या बोलते हैं, उसके पास कोई चॉइस नहीं होती। तो चॉइस नहीं थी, इसलिए जर्मनी को ये बात भी स्वीकार करनी पड़ी। फिर लीग ऑफ नेशन बनाया गया। लीग ऑफ नेशन जो है वो एक राष्ट्र संघ हुआ करता था। आज के समय संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, जैसे यूनाइटेड नेशन, पहले लीग ऑफ नेशन हुआ करता था। इसका काम यह था कि आने वाले समय में कोई इतना बड़ा वॉर ना हो जाए, और आने वाले समय में ऐसा वॉर हुआ, आप जानते हैं दूसरा विश्व युद्ध हुआ, इससे भी खतरनाक युद्ध हुआ। तो ये लीग ऑफ नेशन फेल कर गया और उसके बाद इसको हटा के आने वाले समय में यूनाइटेड नेशन बनाया गया। उसके बाद रिपेरेशन हुआ। रिपेरेशन मतलब क्या है कि जर्मनी के ऊपर सारा का सारा इल्जाम तो लगा ही दिया गया था, ब्लेम तो लगा ही दिया था। अब कहा कि देखिए, इन देशों को जिन्होंने जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ा उनको नुकसान हुआ है, पैसा लगा है, तो वो सारा का सारा डैमेज दो। वॉर की वजह से जो नुकसान हुआ वो पैसा दो। पैसा जर्मनी का भी नुकसान हुआ था, लेकिन जर्मनी हारा था तो उसको पैसा भी चुकाना पड़ा। उसके बाद जर्मनी से मिलिट्री जो है वो भी उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए कि आप लिमिटेड मिलिट्री रख सकते हैं, और टेरिटरी भी उसकी सीमित कर दी गई, टेरिटरी भी छीन ली गई। यूरोप से भी उसकी टेरिटरी छीनी गई। उसके अलावा अफ्रीका और जो अलग अलग जगहों, महाद्वीपों पे उसके जो कॉलोनीज थी वो भी उससे छीन ली गई। और वुडरो विल्सन के जो 14 पॉइंट थे, जो वुडरो विल्सन जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने पॉइंट रखे थे कि हम 14 पॉइंट रखेंगे, ये मैंने आपको ट्रीटी ऑफ वर्साइल में पढ़ाया था, तो उनको भी नहीं माना गया। और ऐसी ट्रीटी थी जो कि डिक्टेट करने वाली पीस थी। तो दोस्तों, एक तरीके से ये पूरी ट्रीटी जो थी, ये पूरी जो संधि थी, वर्साई की संधि, ये जर्मनी को ह्यूमिलिएट करने वाली संधि थी और जर्मनी के ऊपर सब तरीके से अत्याचार हुआ, इसमें ह्यूमिलिएशन हुआ। जर्मनी के पास कोई चॉइस नहीं थी। और ये जो संधि जो कि पीस समझौता था, एक शांति समझौता था, वो शांति के नाम पे एक कलंक था। कलंक क्यों था? क्योंकि शांति जो है वो दो पक्षों की सहमति से होती है, लेकिन जहां पे एक तरफ जर्मनी जो हार गया है, उस हारे हुए देश को आप पीट ही रहे हो, उसके ऊपर सारे के सारे आरोप लगा रहे हो, उसको किसी भी समझौते में उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो वो देश जो है वो कल जब वापिस उठेगा, जब वो जमीन से रगड़ के, जिसको आपने जमीन में धूल चटा दी है, वो वापिस उठेगा तो आपका विरोध करेगा। और ऐसा हुआ भी। वॉर गिल्ट देना, जर्मनी के ऊपर इतने आरोप लगाना, ये चीज जो है जर्मनी के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। दूसरी तरफ इटली था। इटली को वादा क्या किया गया था कि भाई ये वॉर जब खत्म होगा तो यहाँ पे जो ऑस्ट्रिया हंगरी की कुछ जमीन है ये हम इटली को दे देंगे। और हिस्टोरिकली मैंने आपको पहले एक वीडियो पे पढ़ाया था, जब इटली का यूनिफिकेशन हुआ था तो इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच के रिलेशन अच्छे नहीं थे। तो कुछ ऐसी जमीन जो है वो ऑस्ट्रिया हंगरी के पास थी, लेकिन उसमें लोग जो थे वो इटालियन रहते थे, इटालियन एथनिसिटी के रहते थे, इटालियन लैंग्वेज बोलते थे, इटालियन उनका तौर तरीका था, रहना सहना का तरीका था। तो इटली हमेशा से चाहता था कि वो वाला क्षेत्र जो है वो इटली का हो। इटली ने इसी लालच में आके जो है इन देशों का साथ दिया था, ब्रिटेन, फ्रांस का साथ दिया था। लेकिन बाद में जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ और ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई तो वो जमीन नहीं दी गई इटली को।
इटली को लगा कि हम वॉर में भी कूद गए, हमारे जो मित्र थे पुराने उनका साथ भी छोड़ दिया, जर्मनी का साथ छोड़ दिया, और हमें कुछ मिला भी नहीं, ठेंगा मिला, हमारे इतने सोल्जर मारे गए, इतना पैसा लग गया, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इटली की भूमिका प्रथम विश्व युद्ध के बाद लिमिटेड थी, कुछ ज्यादा नहीं रखा गया। अब इसकी वजह से इटली के अंदर फासिज्म का राइज होता है और जर्मनी के अंदर नाजिज्म का राइज होता है। इन दोनों देशों के लोगों की विचारधाराएं क्या थी दोस्तों? इटली के लोग अपनी सरकार से नाखुश थे कि क्या मिला आपको? ठेंगा मिला, आपने युद्ध में गए, आपने सोचा कि हम इटालियन टेरिटरी को आजाद करेंगे ऑस्ट्रिया हंगरी से, नहीं करा पाए, कुछ नहीं मिला। दूसरी तरफ नाजी जर्मनी तो नहीं था उस समय, जर्मनी था, नाजी जर्मनी तो हिटलर के राइज के बाद बनता है। तो जर्मनी के लोग इस चीज से नाराज थे कि आप किस तरीके का समझौता साइन करके आए हो, हम वॉर में हार गए, बहुत ठीक है, हार गए, कोई बात नहीं। एक तो हारे क्यों? हारने के पीछे उन्होंने अपनी सरकारों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, जो किंग था उसको जिम्मेदार ठहराया। उधर यहाँ पे भी किंगमैनशिप ही हुआ करती, तो दोनों देशों में उस समय मोनार्की हुआ करती थी, दोनों देशों ने अपनी अपनी मोनार्की को जिम्मेदार ठहराया और उनको, दोनों ही देशों के लोगों को एक ऐसे नेता की तलाश थी जो कि स्ट्रॉन्ग लीडर हो, जिसमें ये मादा हो कि वो अपने देशों की जो प्रेस्टीज दोनों देशों ने खोई है वो उनकी प्रेस्टीज को वापस हासिल करे, जो इज्जत उन्होंने खोई है वो उनको वापस मिले, और जो इनके ऊपर अत्याचार, जो ह्यूमिलिएशन किया है इन यूरोपियन पावर्स ने, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने, इसका वो बदला ले किसी भी तरीके से। तो ये चीजें हो रखी थी। इटली जो पहले से ही यूनाइटेड था उसका मकसद यही था। विक्टर इमैनुअल थर्ड जो है उस समय राजा हुआ करता था, उसका ये मतलब था, इटली के लोग चाहते थे कि हम इंपीरियलिज्म को फैलाएं, क्योंकि ब्रिटेन फैला रहा था, फ्रांस फैला रहा था, ये देश जो है इनकी दुनिया भर में कॉलोनीज थी, और इटली के लोग भी चाहते थे कि उनकी भी कॉलोनीज हो, लेकिन विक्टर इमैनुअल ये चीज फुलफिल कर नहीं पा रहा था, तो इस चीज से भी वो नाराज थे। और प्रथम विश्व युद्ध के अंदर एंट्री करने के जो मकसद थे इटली के, उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया इटली। तो यहाँ पे एक तरह से एक एक्सट्रीम नेशनलिज्म, अति राष्ट्रवाद की विचारधारा का जन्म होता है। और ये जो शब्द है फासिज्म, इसका मतलब क्या होता है ये भी हम बात कर लेते हैं। फासिज्म जो शब्द है वो एक इटालियन शब्द, एक लैटिन वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है बंडल ऑफ स्टिक। बंडल ऑफ स्टिक्स मतलब होते हैं एकजुटता। राष्ट्रवाद में भी एकजुटता की बात होती है। एक जो सिमिलरिटी वाले लोग होते हैं, जिसमें चाहे भाषा के आधार पे सिमिलरिटी हो, चाहे धर्म के आधार पे सिमिलरिटी हो, चाहे एथनिसिटी के आधार पे सिमिलरिटी हो, वो लोग जब एकजुट हो जाते हैं, बंडल ऑफ स्टिक्स बन जाते हैं, तो वो एक फासिस्ट शब्द बनता है। फासिज्म वहीं से निकल के आया है। इसका नेगेटिव मीनिंग जो है वो यहाँ पे इटालियन जो विचारधारा पनपी, जब एक्सट्रीमिज्म हो गया तब पनपी थी। तो ये डेमोक्रेसी के खिलाफ था, सोशलिज्म के खिलाफ था, ये किसी भी तरीके के बेसिकली ऐसे ढांचे के खिलाफ था जो कि डेमोक्रेटिक हो, जो कि रिपब्लिकन हो, जहां पे मोनार्की हो, चाहे कैपिटलिज्म हो, इन सभी विचारधाराओं के खिलाफ था। अलग ही तरीके का नेशनलिज्म था और टोटल डोमिनेंस की बात करता था, और एक ऐसी विचारधारा थी जिसमें एक व्यक्ति के पास संपूर्ण शक्ति हो, और वो संपूर्ण शक्ति को कमान संभालने वाला व्यक्ति यहाँ पे मुसोलिनी था। तो ये मुसोलिनी था, ये विक्टर इमैनुअल थर्ड था। विक्टर इमैनुअल थर्ड जो है वो पहले यहाँ पे राजा हुआ करता था इटली का। इसकी लीडरशिप में लोग नाराज थे, नाखुश थे, उसका फायदा उठाया मुसोलिनी ने, और मुसोलिनी ने कई सारे यहाँ पे कैंपेन चलाए। पहले तो मुसोलिनी जो है, इसकी मैंने आपको बायोग्राफी में बताया भी था कि ये एक्सट्रीम व्यक्ति था। पहले सोशलिज्म था, मानता था, सोशलिस्ट था। सोशलिज्म को कुछ समय इसने फॉलो किया, उसके बाद ये पत्रकार बना, और पत्रकारिता के दौरान इसने प्रथम विश्व युद्ध के अंदर कूदने के लिए देश को काफी मोटिवेट किया। वॉर को बहुत ज्यादा ये सपोर्ट करता था, पीस को कभी सपोर्ट नहीं करता था। हमेशा कहता था कि मैन इज मेंट टू फॉर वॉर, मतलब आदमी जो है वो वॉर के लिए बना है और औरतें जो हैं वो घर चलाने के लिए बनी है। इस तरीके की इसकी विचारधारा थी। काफी रूढ़िवादी दकियानुसी इसके ख्यालात थे, और वॉर को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करता था। और जो प्रथम विश्व युद्ध में इटली को कुछ नहीं मिला, ठेंगा मिला, तो उसके बाद इसने इसका फायदा उठाया और यहाँ की रिजीम जो थी उसके खिलाफ इसने मोर्चा खोल दिया। कई सारे इसने मार्च किए, सोशलिस्ट लोगों के खिलाफ कई जगह इन्हें मार्च किए, उनको ऊपर अत्याचार किया, वायलेंस करी। इसने पार्टी बनाई, फासिस्ट पार्टी बनाई, और ये पॉपुलर हो गया। लोगों को लगता था कि यही हमारा एक मसीहा बन के आया है। सब लोग तो सपोर्ट नहीं करते थे इसके जिंगोइज्म को, इसके एक्सट्रीम नेशनलिज्म को, लेकिन जो लोग सपोर्ट करते थे, क्योंकि लोग परेशान हो चुके थे, वहां की रिजीम से भी परेशान हो चुके थे, उनको लगता था कि जो चल रहा है उससे तो कुछ ना कुछ बेटर ही होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उससे बदतर हो गया। बदतर से बहुत ही ज्यादा खराब सिचुएशन हो गई, और इसने पावर को कैप्चर किया। उसके बाद इसने एक मार्च किया था राजधानी रोम में, और वो मार्च में कई लाखों लोग शामिल थे, जिसकी वजह से राजा जो था विक्टर इमैनुअल थर्ड, जो डर गया, उसने सीधा सीधा इसको पीएम के पद पे अपॉइंट कर दिया और आगे चल के इसको सरकार बनाने के लिए
कह दिया कि तुम सरकार बना लो, मैं तो कठपुतली बन के रहने के लिए तैयार हूं, तुम बन जाओ यहाँ पे मेन लीडर। तो यहाँ पे मुसोलिनी जो है वो पावर में आता है और पावर में आने के बाद इसने अपना टेरर दिखाना शुरू किया, रेन ऑफ टेरर शुरू किया और कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट लोगों को इसने मारना शुरू कर दिया। सभी पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया, सिर्फ मुसोलिनी की पार्टी यहाँ पे एक्टिव थी और इसने एक्सट्रीम नेशनलिज्म को बढ़ावा देना शुरू कर दिया और इसने इस तरीके की चीजें शुरू कर दी कि सिर्फ देश सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी कोई महत्वपूर्ण नहीं है और मैं देश के भले के लिए कर रहा हूँ, अपने इटली को फिर से महान बनाऊंगा, इटली का एक्सपांशन करूंगा, इटली को एक महान राज्य के तौर पे स्टैब्लिश कर दूंगा, मैं ब्रिटेन और फ्रांस से भी बड़ा साम्राज्य बनाऊंगा। इस तरीके की बातें करी तो लोगों को बड़ी लुभावनी लग रही थी कि इटली बहुत बड़ा साम्राज्य बनेगा और वो लुभावनी लगते लगते क्या हुआ कि दूसरे विश्व युद्ध की भूमिका तैयार कर दी इटली के इस डिक्टेटर ने और उसने सभी तरीके की जो ट्रीटी थी, पीस एग्रीमेंट्स थे, उनसे अपना नाता खींच लिया और ये तैयार था कि किसी के साथ भी युद्ध करने के लिए तैयार था और ऐसी बातें कहता था, खुद ऐसी बातें कहता था कि भाई कल को कोई लड़ाई हो तो आप मुझे मोटिवेट करना वॉर में जाने के लिए, अगर मैं वॉर से पीछे खींचूं तो मेरे को गोली मार देना। और द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम समय आते आते जब ये हार चुका था द्वितीय विश्व युद्ध में और ये भागने की फिराक में था तो लोगों ने सच में गोली मार दी कि अब कैसे भाग रहे हो, जब तुमने कहा था कि मैं भागने लगूं तो गोली मार देना, तो मार दी। ये चीज हुई। दूसरी तरफ जर्मनी में क्या हो रहा था, जर्मनी में जो रिवॉल्यूशन चल रहा था वो सिस्टमेटिक रिवॉल्यूशन था और सिस्टमेटिक ऐसे था कि जर्मनी की हालत और खराब थी, प्रथम विश्व युद्ध में हार गया था, हालत खराब थी, अपनी मिलिट्री का एक्सपांशन कर नहीं सकता था। पेरिस पीस एग्रीमेंट और वर्साई की संधि जो हुआ उसमें जर्मनी को किया गया बहुत ही बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट, जर्मनी की सीमाओं को भी छीन लिया गया, जर्मनी की टेरिटरी को छीन लिया गया, यूरोप से भी जो इनके कुछ कॉलोनीज नीचे के कॉन्टिनेंट्स में थे, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में थे, वो भी छीन ली गई। बहुत कुछ इस तरीके का हुआ कि जर्मनी को बहुत ज्यादा नीचा दिखाया गया। इस तरीके का ह्यूमिलिएशन का बदला जर्मनी का बहुत सारे नागरिक जो है वो लेना चाहते थे, उनको बदला भी चाहिए था और उनको एक ऐसा नेता चाहिए था जो उनकी मदरलैंड को फिर से प्रेस्टीज दिला सके और इस तरीके का दावा करने वाला एक व्यक्ति है, वो राइज होता है, उसका नाम होता है हिटलर। हिटलर की राइज और फॉल के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है सेपरेट, इसकी भूमिका द्वितीय विश्व युद्ध में आप भली भांति जानते हैं और ये व्यक्ति जो है ये इस सिचुएशन का फायदा उठाता है और ये कहता है कि मैं जर्मनी की खोई हुई प्रेस्टीज को लौटा दूंगा, मैं अपनी मदरलैंड की प्रेस्टीज को लौटा दूंगा और ये प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार का जो ठीकरा है वो फोड़ता है दो तीन तरीके के लोगों पे। पहला तो ये सबसे बड़ा जूहिश लोगों को उसका उत्तरदायी ठहराता है, यहूदी लोगों को कहता है कि यहूदी लोगों ने हमें धोखा दिया है और ये अमेरिका और ब्रिटेन के पंटर हैं, उनके प्रति इनकी श्रद्धा है, इसीलिए इन लोगों ने जर्मनी को धोखा दिया, ये ट्रेटर हैं तो इनको हमें पनिश करना है, इनको यहाँ पे रहने का अधिकार नहीं है, ये इम्प्योर ब्लड है, इस तरीके की बातें करता है। और कहता है स्लाविक लोग जो कि रशियन एथनिसिटी के लोग होते हैं मेनली, उनको भी ये जिम्मेदार ठहराता है। उसके अलावा डेमोक्रेट्स लोगों को ये उत्तरदायी ठहराता है प्रथम विश्व युद्ध में हार का। तो इन सभी तरीके के लोगों को ये एक तरह से टारगेट करता है। और दोस्तों जब एक्सट्रीम नेशनलिज्म और एक उग्र राष्ट्रवाद जिसको हम कहते हैं फैलता है और लोग नाराज होते हैं अपनी रिजीम से और उनको कोई टारगेट दे दिया जाता है कि ये माइनॉरिटी वाले लोग इस चीज के जिम्मेदार हैं, तो लोग उसके प्रति हिंसक बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये इतिहास गवाह रहा है इस चीज का और कई सारे लोग हिटलर की मानसिकता के थे, वो इनसे जुड़े, एक पार्टी बनाई जिसको नाजी पार्टी कहा गया और लोग नाराज थे, कैपिटलिस्ट लोगों से नाराज थे, ट्रेडर से नाराज थे, अपने एम्परर से नाराज थे, रिपब्लिकन गवर्नमेंट को वो सपोर्ट नहीं करना चाह रहे थे और कई सारे कैपिटलिस्ट लोग थे वो भी हिटलर के पक्ष में आ गए, सोशलिस्ट लोगों के खिलाफ हो गए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी। नाजी पार्टी की ऐसे देखा जाए ना अगर इकोनॉमिक एक्सिस पे तो कोई खास विचारधारा थी नहीं, ना तो वो सोशलिस्ट थे ना वो कैपिटलिस्ट थे, वो कहीं बीच में अटके पड़े थे। वो बेसिकली क्या कह सकते हैं उसको, मतलब पॉपुलिस्ट थे, लोगों को जो पसंद आए और लोगों की भावनाओं को छू के जो चीज निकल जाए वो करना है, चाहे वो फैसला अच्छा हो या बुरा हो, लोगों को जोड़ना है, सत्ता में आना है। हिटलर की ये मानसिकता थी। हिटलर से सब लोग विचारधारा से सहमत नहीं थे, लेकिन जितने लोग थे वो इसको सत्ता में लाने के लिए काफी थे और वो सत्ता में ये आया भी। हिटलर भी शुरुआत में चाहता था पावर को कैप्चर करना, मुसोलिनी की तरह वो भी चाहता था कि वो बर्लिन का मार्च करे और उसको मतलब राजधानी को कैप्चर करके और वहां की सत्ता को हटा दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और उसको जेल में डाल दिया गया। इसने अपनी एसएस बटालियन भी बनाई, एसएस बटालियन जो कि नाजी पार्टी की एक बड़ी आर्मी थी वो बनाई और उसके बाद आगे चल के इलेक्शन हुए, उसकी पार्टी इस इलेक्शन में हार गई। उसके बाद कम्युनिस्ट लोग जो हैं
और सोशलिस्ट लोगों को इसने सप्रेस करने की कोशिश करी, लेकिन वो लोग जो हैं कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो पहले पावर में आए थे वो नाजियों को सप्रेस नहीं कर पाए। उसके बाद यहाँ पे एक माहौल बनता है कि हिटलर जो है वो उसकी पार्टी जो है बाकियों के बीच के गठबंधन टूट जाते हैं, हिटलर की पार्टी जो है वो गठबंधन बना के किसी तरीके से पावर में आ जाती है और हिटलर को चांसलर बना दिया जाता है। जो ही हिटलर चांसलर बनता है, राइक्सटैग जो इनकी पार्लियामेंट थी उस पार्लियामेंट के ऊपर इसने आग लगा दी और इसका पूरा ठीकरा जो है कम्युनिस्ट लोगों के ऊपर फेंक दिया। कह दिया कि कम्युनिस्ट लोगों ने आग लगाई है, लगाई थी नाजियों ने ही, लेकिन कम्युनिस्ट लोगों को टारगेट करने का बहाना मिल गया और इस बहाने का सहारा लेके इसने पूरे देश में एक तरह से इमरजेंसी जैसा माहौल लगा दिया और सारी सत्ता जो है वो अपने हाथ में ले ली। सारी पावर चांसलर के हाथ में आ गई, मिलिट्री पावर, पॉलिटिकल पावर, और सभी पार्टियों के ऊपर, बाकी सभी पार्टियों के ऊपर इसने प्रतिबंध लगा दिया जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट थे। इस तरीके से इसने सबसे पहले सत्ता में आया और सभी पार्टियों को इसने ठिकाने लगा के डिक्टेटोरियल पावर ये रोक गया। डिक्टेटोरियल पावर को इसने अपने हाथ में ले लिया और डेमोक्रेसी और जितने भी सिविल राइट्स थे लोगों के उसको छीन लिया। अब इसकी पार्टी का जो मंशा थी, जो कि ये कहता था कि यहूदियों को उसको टारगेट किया था, उसके पीछे की विचारधारा को भी समझिए थोड़ा। हिटलर की विचारधारा थी कि आर्यन रेस, एक तथाकथित रेस जिससे ये कहता था कि मैं आर्यन रेस से बिलोंग करता हूं, वो दुनिया की सबसे प्योरेस्ट रेस है, सबसे वो रेस है जो सबसे शुद्ध है, जिसके अंदर ब्लड जो है वो प्योर है और इन लोगों को ही सिर्फ रूल करने का अधिकार है, इनके पास ही सिविल राइट्स होने चाहिए। बाकी जो जर्मनी के लोग हैं वो तो लोकली नहीं है, वो इसके निवासी नहीं है, उनको तो यहाँ से भगा देना चाहिए। उनके अधिकारों को छीना गया, यहूदियों का प्रोसिक्यूशन किया गया, उनको जेल में डाला गया, उनको उनके सिविल राइट्स छीने गए, उनको यूनिवर्सिटीज से निकाला गया, उनकी सारी सरकारी नौकरियां छीन ली गई और इवन उनको गैस चैम्बर में डाल के मारा गया। 60 लाख यहूदियों की हत्या करवाई थी इस आदमी ने। इस तरीके का तानाशाह था, इस तरीके का किलर था, ये हत्यारा था। इतने लोगों को मारा, स्लाविक लोगों को मारा, होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, इन लोगों को भी इसने हत्या करवाई। जब पावर में आया तो इसका रेन ऑफ टेरर जो है वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम था, पूरी दुनिया जानती है। ये विचारधारा यहाँ पे जन्मी। लोगों को इस चीज का शायद एहसास भी नहीं था। बहुत से लोग जो है हिटलर को सपोर्ट भी करते थे, बहुत से लोग खिलाफ भी थे, लेकिन अब हिटलर इतना बड़ा बन चुका था कि उसकी खिलाफत का कोई फायदा नहीं था। जो भी लोग हिटलर की खिलाफत करते थे उनकी हत्या करवा दी जाती थी। एसएस बटालियन ने इस तरीके के कैंपेन चलाए और जो दुनिया देख रही थी उसमें यह चीज थी कि उसने अपना मिलिटरलाइजेशन करना शुरू कर दिया। मिलिटरलाइजेशन जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के ऊपर रोक थी कि वो अपनी सैन्य सर्विसेज को बहुत ज्यादा नहीं एक्सपेंड कर सकता, लिमिटेड सेनाओं को रख सकता है, लिमिटेड हथियार का प्रोडक्शन कर सकता है। इन सब चीजों को उसने साइडलाइन कर दिया और कहा कि हम तो अपनी मिलिट्री का एक्सपेंशन करेंगे और मिलिट्री का ही नहीं बल्कि देश का भी एक्सपेंशन करेंगे, जिसको रोकना है वो रोक के दिखा दे। ये चीजें इसने कर दी। ट्रीटी ऑफ वर्साइल की धज्जियां उड़ा दी इसने और उसका कोई इसको लेना देना नहीं था। वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो कि जर्मनी को पूरी तरह से ह्यूमिलिएट करती थी, उस ट्रीटी ऑफ वर्साइल की इसने परवाह करनी बंद कर दी और ये बात लोगों को पसंद आ रही थी। और इसने कहा कि देखिए जो आर्यन रेस है वो कल को एक्सपांड करेगी, उसकी जनसंख्या बढ़ेगी तो उसको एरिया चाहिएगा, तो हमें एरिया का एक्सपांशन करना है। इसने पोलैंड के ऊपर अटैक करना, चेकोस्लोवाकिया, इन देशों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। यूरोप के ऊपर इसने जब अटैक करना शुरू किया तो ये तो 1941 का द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान का मैप है। ये नाजी जर्मनी का सिग्नेचर साइन था, नाजियों का साइन था, नाजी का साइन था, फासिज्म का एक तरीके का साइन था, जिसमें ये स्वास्तिक नहीं है, ये टेढ़ा स्वास्तिक जो इसने व्हाइट कलर के ऊपर रखा हुआ है ये है। ये जो हमारा स्वास्तिक है, जो हिंदुइज्म के लोग जिस स्वास्तिक को मानते हैं एक पवित्र तरह से, वो स्वास्तिक नहीं है, वो सीधा स्वास्तिक होता है और उसमें इस कलर का, इस कॉम्बिनेशन का कोई रोल नहीं है, तो वो अलग है। तो इसने इतना यहाँ तक एक्सपांशन किया, इसने रशिया तक को भी नहीं बख्शा, वहां पे भी इसने आक्रमण किया। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की बुरी तरह से हार होती है, लेकिन पहले चरण में जर्मनी बहुत ही एक्सट्रीमली आगे एक्सपांड करता है। पहले 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, सितंबर महीने में, जब इसने पोलैंड के ऊपर अटैक किया था। 1941 तक इनको काफी सफलता मिलती है, लेकिन उसके बाद जो अलाइड पावर्स है वो वापस से इसको रिटेलिएट करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। जो भी चीजें होती हैं वो आपको मैं बता चुका हूं पहले। लेकिन नाजिज्म और फासिज्म, इसकी बात चल रही है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जैसा कि मैंने कहा। टोटलिटेरियन रिजीम को ये दोनों एक तरह से डिनोट करते हैं। टोटलिटेरियन रिजीम मतलब एक ही तरीके से पूरा साम्राज्य जो है वो स्टेट के डिक्टेटर के पास पूरी पावर हो। डिक्टेटरशिप, टोटलिटेरियनिज्म, अल्ट्रा नेशनलिज्म, मिलिट्रियलिज्म, मतलब मिलिट्री का एक्सपांशनिज्म करना है, सबसे ज्यादा खर्चा जो है मिलिट्री के ऊपर करना है, टेरिटोरियल एक्सपांशनिज्म, ये सारी की सारी विशेषताएं जो है वो इन दोनों विचारधाराओं की सिमिलरिटीज हैं, दोनों में एकता है, दोनों में यही एक तरह से सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलती है। दोनों ही विचारधाराओं में एक ही नेता ने सारी सत्ता को
लोगों की जो मानसिकता थी, जो उस समय जिस दौर से लोग गुजर रहे थे, जिस नेशनलिज्म को सपोर्ट करना चाह रहे थे, ह्यूमिलिएशन के दौर से निकले थे, उस इमोशंस का फायदा उठाया, सत्ता में आए। दोनों ही जो हैं वो आपको इस तरीके के दिखेंगे जिनकी वजह से दूसरे विश्व युद्ध में बहुत डिस्ट्रक्शन और केओस हुआ है। सिर्फ इन्हीं दोनों को नहीं, विचारधाराओं को आप कह सकते हैं। वैसे तो बाकी देश जो है वो भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार थे, ब्रिटेन भी उतना ही जिम्मेदार है, फ्रांस भी उतना ही जिम्मेदार है, ये दोनों देश भी जिम्मेदार है, अमेरिका भी है, रशिया भी है, सब लोगों की भूमिका रही है। जापान भी एक तरह से अपना अलग ही एजेंडा चला के वहां पे एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी चल रही थी, उसका एक इंपीरियल दौर अलग था, उसकी मैंने आपको पढ़ाया है इतिहास में। तो वो सब चीजें चल रही थी, लेकिन इन दोनों के अंदर कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस भी हैं। उन डिफरेंसेस की हम बात करते हैं। सबसे पहले तो इनके ओरिजिन की बात करते हैं। फासिज्म जो शब्द है वो मैंने जैसा कि आपको बताया फासियनमो शब्द से बना है, जो कि एक लैटिन शब्द है। फासियो उससे बना है, जिसका मतलब होता है ए बंडल ऑफ स्टिक। बंडल ऑफ स्टिक, वो आपने कहानी सुनी है ना कि एक स्टिक को तोड़ना आसान होता है, लेकिन बंडल ऑफ स्टिक्स को तोड़ना मुश्किल होता है, नहीं तोड़ सकते। बंडल ऑफ स्टिक्स एक तरीके की यूनिटी को डिनोट करता है। यूनिटी को डिनोट करता है तो मतलब ये गलत शब्द नहीं होना चाहिए था, इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया। जब फासिस्ट पार्टी बनाई गई तो रोमन अंपायर के समय ये पावर को डिनोट करता था। पुराना रोमन साम्राज्य जो कि इटली के आसपास ही हुआ करता था, इटली उसका केंद्र था, रोम उसकी राजधानी थी। उसकी हमने हिस्ट्री पढ़ी है रोमन साम्राज्य की, उसमें आपको पता होगा। तो पूरा जो बंडल ऑफ स्टिक है वो एक तरीके की यूनिटी, एक तरीके के नेशनलिज्म का प्रतीक था। नाजीज्म जो शब्द है वो नाजी पार्टी से बना है। नाजी पार्टी शॉर्ट नाम है, पूरा नाम है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। ये हिटलर की पार्टी हुआ करती थी। इसी पार्टी की जो विचारधाराएं थी उसको नाजीज्म कहा जाता है। ये ऐसे देखा जाए ना तो ये पूरी तरह से एक पॉलिटिकल विचारधारा है भी नहीं। नाजीज्म जो है, इन्होंने अपने पॉपुलिस्ट आइडिया, जो अपनी खुद के आइडिया जो है उनको इन्होंने इकट्ठा किया, एक रेस को इन्होंने प्रमोट किया, एक लोगों के प्रति, एक पर्टिकुलर रेस के खिलाफ इन्होंने, एक रिलीजन के खिलाफ इन्होंने एक्सट्रीम वायलेंस करी। और कोई भी ना तो सोशलिस्ट थे, ना कैपिटलिस्ट थे, ना कम्युनिस्ट थे, कुछ भी नहीं थे, फिर भी इनकी जो विचारधारा है वो एक देश तक ही सीमित रह के रह गई। फासिज्म तो आपको और भी देशों में कोई कोई देखने को मिलता है। फासिज्म की विचारधारा जो है वो एक्सट्रीम नेशनलिज्म के फंडे के ऊपर टिकी हुई है। नेशनलिज्म एक्सट्रीम स्वरूप का, जिसको आप शौनिज्म भी कहते हैं एक तरीके से, अति राष्ट्रवाद की भावना, जिसमें ये कहते हैं कि एक ऑर्गेनिक स्टेट को हमें इस्टेब्लिश करना है। सारे एलिमेंट्स का काम ये है कि हमारा नेशन जो है वो पावरफुल बने। इंडिविजुअल राइट्स का यहाँ पे कोई जगह नहीं है, इंडिविजुअलिटी की कोई वैल्यू नहीं है। एक व्यक्ति को अगर तोप के सामने रख के उड़ाना की जरूरत पड़े, अगर देश का उससे भला है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई सिविल राइट्स, कोई ह्यूमन राइट्स की वैल्यू नहीं करते लोग, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक स्टेट नेशनलिज्म को बढ़ावा देते हैं कि इंडिविजुअल राइट के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं। दूसरी तरफ नाजीज्म लोग जो हैं वो रेशियल सुपीरियरिटी की बात करते हैं। वो कहते थे कि आर्यन रेस सबसे सुपीरियर है। आर्यन लोगों के अधिकारों की हम बात करेंगे और राज्य का काम है कि आर्यन रेस को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना और उसके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए एक्सपांशन भी करना पड़े तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर्टिकुलर रेस को प्रोटेक्ट करते थे। और दूसरी रेस जो थी, दूसरा जो सोशल ऑर्डर था, उसके खिलाफ ये अत्याचार भी करते थे। हालांकि क्लास सिस्टम जो है वो फासिज्म में भी था, लेकिन क्लास सिस्टम यहाँ पे एक सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए था। दूसरी तरफ जो क्लास सिस्टम था नाजीज्म में, ये बेसिकली ये था कि आर्यन रेस को प्रमोट करना है, उनको चुनना है, और बाकी जो जैसे यहूदी हैं उनको चुन के उनको पॉइंट आउट करना है, उनके अधिकारों को छीनना है, उनको गैस चैम्बर में डाल के चाहे मारना ही पड़े, उनको जर्मनी में हम नहीं रहने देंगे। तो इस तरीके की विचारधारा थी। यहाँ पे रेशियल जो अत्याचार है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हुआ। यहाँ पे इटली में भी हुआ है, लेकिन इटली में तब हुआ जब हिटलर ने मुसोलिनी के साथ हाथ मिला लिया था। फिर मुसोलिनी भी जो है हिटलर के रास्ते चलने लग गया था, उसने भी यहूदियों की हत्या करनी शुरू कर दी थी। ये चीजें उसने भी करी थी, यहूदियों के अधिकार उसने भी छीनने शुरू कर दिए थे। यहाँ पे फासिज्म का पूरा मीन क्या है? नेशनलिज्म को प्रमोट करना और उसका एडवांसमेंट करना। दूसरी तरफ नाजीज्म का पूरा फंडा है एक मास्टर रेस, एक सुपीरियर रेस जिसको वो मानते हैं सुपीरियर, उसका प्रिजर्वेशन और उसका एडवांसमेंट। प्रोमिनेंट लीडर कौन थे? बेनिटो मुसोलिनी, जो कि फासिज्म का एक सबसे बड़ा और सबसे की लीडर था, जिसको फासिज्म का फाउंडिंग फादर कहा जाता है। ओसवाल्ड मोस्ली, जो कि एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन था, ब्रिटिश था, ध्यान रखिएगा। इसने अपनी ब्रिटेन के अंदर फासिस्ट पार्टी का गठन किया था। वहां पे ज्यादा सक्सेस उसको मिली नहीं, लेकिन ये भी काफी इसके भी काफी विचार जो हैं वो फासिज्म से मिलते जुलते थे। देखिए दोस्तों, मैंने जैसे यहाँ पे मोस्ली की बात करी, तो जिस तरीके की विचारधाराएं इटली और जर्मनी में विचारधाराओं का पनप रही थी, वैसी कुछ विचारधाराएं
फ्रांस और ब्रिटेन में भी हो रही थी, लेकिन उतनी एक्सट्रीम लेवल पे नहीं थी। अब कहेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस तो जीते थे, पर ऐसा क्यों हुआ? कैपिटलिज्म जो है वो चल रहा था वहां पे, कुछ सोशलिस्ट भी थे, कुछ कम्युनिस्ट भी थे, उन लोगों के अंदर विचारिक मतभेद तो थे ही। उसके बाद 1929 के आसपास आप जानते हैं कि महामंदी आ गई थी, ग्रेट डिप्रेशन आ गया था। ग्रेट डिप्रेशन के समय लोगों की हालत अच्छी नहीं थी, फ्रांस और ब्रिटेन में भी, इसलिए वहां पे भी कुछ फासिस्ट लोग और कुछ एक्सट्रीम नेशनलिज्म के लोग जो हैं वो अपनी सरकारों से परेशान थे, और परेशान होने की वजह से वहां पे भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स का पनपना देखने को मिलता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई, वो पावर में नहीं आ पाई। दूसरी तरफ नाजीज्म के अंदर आप जो है, नाजी तो है वो तो सिर्फ आपको जर्मनी के अंदर ही देखने को, एडोल्फ हिटलर जो है वो इस पूरी विचारधारा का फाउंडिंग फादर है। जोसेफ मेंगेले जो है ये भी एक एसएस बटालियन का एक बड़ा लीडर था, बड़ा इनका आर्मी का लीडर था, ये भी फेमस नाजी था। तो इस तरीके के लोग हुए हैं। ये हिटलर और ये कम हाइट वाला मुसोलिनी, इन दुनिया में इन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में आग लगा के रख दी थी। दोस्तों आप सभी को पता है कि किस स्तर पे दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया, 5 करोड़ लोग मारे गए उसमें, और लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, और उस बड़े महायुद्ध से एक तरीके से लोगों को ओवरकम होने के लिए बहुत लंबा समय लग गया, लेकिन इन दोनों की हार हुई। दूसरा विश्व युद्ध का मैप आप देख सकते हैं, जहाँ पे जर्मनी, इटली और जापान एक तरफ नजर आएंगे। तीनों ही एक्सपांशनिस्ट थे, तीनों ही अपना अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ भी जो देश थे वो कम नहीं थे, ये भी इन दो देशों का दमन करना चाहते थे, इनका एक्सपांशन रोकना चाहते थे, लेकिन अपना एक्सपांशन ये कहीं भी रोकना नहीं चाहते थे। जैसे यूनाइटेड किंगडम, जिनका दुनिया भर में कॉलोनीज थी इनकी, ये अपनी कॉलोनीज को आज़ाद करने के लिए कहीं तैयार नहीं थे, लेकिन इनकी कॉलोनीज को ये दबाना चाहते थे, अपना विस्तार करना चाहते थे। तो सभी लोग इसके लिए जिम्मेदार थे, और इसका जो है इम्पैक्ट जो है वो आपको पता ही है, दूसरा विश्व युद्ध मैंने आपको पढ़ाया है। और वर्ल्ड हिस्ट्री को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप सक्सेस प्लस एकेडमी की ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे आपको फ्री कंटेंट भी मिलेगा, इनकी पीडीएफ्स भी मिलेंगी, और करंट अफेयर्स और भी बाकी सब्जेक्ट्स के यहाँ पे वीडियोस मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री का आपको अभी इसकी अलग अलग टाइम समय पे अलग अलग प्राइस चलती रहती है। अभी यहाँ पे 500 प्राइस चल रही है, 400 का जो ऑफर है अभी चला गया, लेकिन अभी भी 50% ऑफ चल रहा है, इसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री भी हमने पढ़ा रखी है, वर्ल्ड हिस्ट्री के लेक्चर्स के साथ साथ आपको यहाँ पे इनकी पीडीएफ और इनसे रिलेटेड टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। तो उन सभी चीज़ों को आप पढ़ के अपना खुद का आकलन भी कर सकते हैं, और अपना वर्ल्ड हिस्ट्री का जो नॉलेज है उसको भी अपग्रेड कर सकते हैं। सो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन भी रख सकते हैं। अगर आपको कोई इशू हो, अगर आप किसी चीज़ के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी मैं कंसिडर करूँगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।